डायमेंशंस। किसी को पता है व्हाट डू मीन बाय डायमेंशंस? किसको पता है? राइट, वेरी गुड। देखो, यदि हम ये लिखते हैं, मान लो हमने लिखा मीटर सेकेंड, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। मीटर सेकेंड इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहां पे हमने पावर -1 लगा दिया, तो ये क्या बन गई? यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यदि हमने यहां पे पावर -2 कर दिया, क्या बन गया? इसका मतलब मीटर सेकेंड को मीनिंग कौन दे रहा है? पावर दे रहा है कि नहीं? तो इसी पावर को बोलते हैं डायमेंशंस। इसका मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन लेंथ में कोई पूछे कि वेलोसिटी की डायमेंशन लेंथ में कितनी है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी में लेंथ के ऊपर पावर कितना है? कितना है? 1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन लेंथ में 1 है, वेलोसिटी की डायमेंशन टाइम में -1 है, और मास तो यहां दिख ही नहीं रहा, तो केजी पे पावर 0 लिख सकते हैं। जो दिख नहीं रहा उस पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? केजी पे पावर 0, इसका मतलब वेलोसिटी में मास का डायमेंशन क्या है? 0। और डायमेंशन की खास बात क्या होती है कि जब आप सिस्टम ऑफ यूनिट बदलते हैं तो डायमेंशन बदलती नहीं। जैसे वेलोसिटी की यूनिट यदि हम सीजीएस में लिखें तो क्या लिखेंगे? ये जो लिखेंगे, पावर यहां पे भी वही है जो पावर यहां पे है। इसका मतलब सीजीएस में डायमेंशन और एमकेएस में डायमेंशन क्या रहता है? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होती, ये चीज याद रखनी है। और डायमेंशंस ये नहीं होता, ये क्या है? ये तो फिजिकल क्वांटिटी है या फिर उसकी यूनिट है। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। इनके ऊपर जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है? पावर रेज टू फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल के यूनिट के ऊपर जो पावर है इसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। राइट, क्या ये बात समझ में आई? और डायमेंशन की खास बात क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट बदलने से डायमेंशन चेंज नहीं होती या बदलती नहीं। एक फिजिकल की क्वांटिटी की डायमेंशन जो सीजीएस में रहेगी वही एमकेएस में रहेगी, वही एफपीएस में रहेगी। कोई सिस्टम ऑफ यूनिट ले आओ, ठीक है? तो डायमेंशंस लिख दो क्या होती है। इट इज पावर रेज्ड टू फंडामेंटल यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। in order to get unit of a derived quantity. इन्हीं पावर को जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर हम लगाते हैं टू गेट यूनिट ऑफ derived quantity, these powers are called dimensions. क्या ये बात समझ में आई? डायमेंशंस क्या होता है? पावर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं, किस लिए? टू गेट यूनिट ऑफ अ derived क्वांटिटी। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, यदि हम वेलोसिटी लिखें तो यहां पे क्या लिखेंगे? बोलो, m0
एल टी माइनस 1। मास की जगह कैपिटल एम लिखते हैं डायमेंशन में, लेंथ की जगह कैपिटल एल और टाइम की जगह कैपिटल टी, करंट की जगह कैपिटल ए, टेम्परेचर की जगह थीटा या के, मोल की जगह MOL, कैंडेला की जगह CD, ये लिखते हैं। अब कोई कहे कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो हमें ये पावर बोलना चाहिए और ऑर्डर यही याद करना, मास फिर लेंथ फिर टाइम, एटलीस्ट इन तीनों का ऑर्डर आपको यही याद करना चाहिए। क्या? मास, लेंथ, टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम लिख सकते हैं 0, 1, -1 लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी यहां पे है 0, 1 एंड -1। ये किसका है? मास। ये तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ, बोलो क्या लिखूं? 1। इन टाइम क्या लिखूं? -1। इन मास कितना है? 0। तो जब डायमेंशन पूछा जाएगा तो केवल पावर बताना होता है। तो ये एग्जाम्पल ऐसे करके लिख लेना, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ इज 1, इन टाइम इज -1, इन मास इज 0। इसका मतलब डायमेंशन पूछा जाएगा तो क्या बताना? पावर बताना। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरा टर्म यूज करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मान लो वेलोसिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो हमें लिखना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, और इन पे रिस्पेक्टिव पावर लगा दो और इनको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो। इस पूरे को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। इस पूरे को क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में होना मस्ट है। आपने m0 लिखा, L1 लिखा, T-1 लिखा और स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया तो वो गलत है। कैपिटल ब्रैकेट में होना मस्ट है, इसी को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसको हम ऐसे भी लिखें तो भी चलेगा, m0, L1, T-1, A0, θ0, MOL0, CD0, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे सातों क्वांटिटी हमने लिख दिया, ये और ये एक ही चीज है, लेकिन इतना लिखेंगे हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हम जब डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? L T-1, क्योंकि किसी पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहां 1 लिख दे तो क्या दिखेगा? L T-1। ये भी 1 हो जाएगा, ये सब 1 हो जाएगा, तो दिखेगा क्या? L T-। लेकिन कोई ऐसा लिख दे वो भी सही माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टेम्परेचर? 0। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन करंट? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो आंसर क्या करेंगे? 0। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में फर्क आया। एक टर्म यूज करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, देखो इसका मतलब क्या होता है। आप डायमेंशन फॉर्मूला जैसे लिखते हो वैसे लिख दो। तो अब हम L T-1 ही केवल लिख रहे हैं। ये क्या बन गया? डायमेंशन फॉर्मूला।
जो लेफ्ट साइड में फिजिकल क्वांटिटी आपने लिखा इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो, तो इसी को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस यहाँ पे ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में है, राइट। ये क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल इक्वेशन। तो अभी 3 वर्ड आपने सीखा, कौन कौन सा, डायमेंशंस, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। क्या तीनों में फर्क होता है? होता है। अब हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पे हम पूरे फिजिक्स की क्वांटिटीज को रिवाइज करेंगे। तो आपको पूरी फिजिक्स के बारे में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं 70-80% फिजिकल क्वांटिटी के नाम पता चल जाएंगे। लेकिन हम ये डायमेंशंस लिखवा रहे हैं, आपको रटना नहीं है। जो डायमेंशंस लिखवाएंगे उसको रटना नहीं है, क्या करना है, डेली एक बार पढ़ना है, तो धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएगा। फिर उन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में रिस्पेक्टिव चैप्टर में डिटेल में देखेंगे तो पूरा अच्छे से याद होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी यूज की जाती है। देखो, क्या हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है या डिराइव, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। अकेले है या किसी और से बनाई गई, अकेले है। पावर क्या है, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। तो डिस्प्लेसमेंट इज फंडामेंटल और डिराइव, फंडामेंटल। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल भी होती है और वेक्टर भी होती है। और डिस्टेंस फंडामेंटल है और स्केलर है, होती है कि नहीं। क्या लिखता है इसकी यूनिट, मीटर। और डायमेंशन में मीटर को किससे लिखते हैं, एल से। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। अब जब हम कहते हैं डायमेंशन तो हमारा मतलब क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। जब हम कहते हैं डायमेंशन तो इसका मतलब क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या लिख दें, एल टी -1 क्या होती है वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन के लिए ये याद कर सकते हैं, डिस्टेंस एल और टाइम टी। टी को ऊपर ले जाएंगे, टी पे पावर -1। क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी -1 अपॉन टाइम। इस टाइम को ऊपर ले जाओ तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां पे पहले से एक नेगेटिव है, कैसे लिखेंगे, एल टी -1 क्या बन जाएगा, एल टी -2 बन जाएगा कि नहीं है, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। देन फोर्स, फोर्स स्टार बना रहा है। फोर्स और एनर्जी दो डायमेंशन से कम फिजिक्स में 70-80% फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकलती है फोर्स और एनर्जी से। तो फोर्स और एनर्जी तो हमेशा याद रखना हमें। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F = ma। मास का डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन का LT -2 स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो। ये फोर्स MLT -2, MLT -2। देन मोमेंटम, मोमेंटम P से डिनोट करते किसी क्वांटिटी की डायमेंशन और उसके चेंज की डायमेंशन एक ही होती है। जैसे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और डायमेंशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चाहे आप लिखो मोमेंटम या फिर लिखो चेंज इन मोमेंटम,
चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम होता है इम्पल्स। इन सबके डायमेंशन एक ही होते हैं, चाहे आप कहो इम्पल्स, चाहे आप कहो चेंज इन मोमेंटम, चाहे आप कहो मोमेंटम, इन सबके डायमेंशन एक ही होते हैं। क्या होगा? m इंटू वी, मास L T-1, ये होता है मोमेंटम का डायमेंशन, चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन या इम्पल्स का डायमेंशन। किसका किसका? मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम इम्पल्स होता है। ये 5th नंबर। कर लिया? नोट कर लिया? 6th, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की यूनिट क्या लिखते हो? मीटर। रेडियस की यूनिट मीटर। तो इसका डायमेंशन L और इसका भी L। क्या आएगा इसका डायमेंशन? L अपॉन L, कैंसिल, नो डायमेंशन। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो M0 L0 T0 लिखते हैं, या फिर इसको 1 के इक्वल भी लिख सकते। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसको 1 लिख देते हैं, क्योंकि किसी पे 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे एक 1 लिखा है, यहाँ पे एक 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। तो आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका कोई डायमेंशन नहीं, 1 अपॉन टाइम। क्या आ जाएगा ये? T-1। ये फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन होता है कि नहीं? इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के जैसा होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन T-1 अपॉन टाइम T क्या हो जाएगा? T-2। ये सॉल्व करके T-2 आता है, ये तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। नोट कर लिया? थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करना, इनको रीड करना, जिससे थोड़ा फॉर्मूले का भी आइडिया लगता रहे। ठीक है, डायमेंशंस नहीं रटना होता। अब देखो क्या नंबर था? 9। किसी क्वांटिटी के आगे मोमेंट लग जाए तो जनरली उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, और किसी क्वांटिटी के साथ में ग्रेडियंट लग जाए
तो उसको डिस्टेंस से डिवाइड करना होता है। मोमेंट लग जाए तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, ग्रेडियंट लग जाए तो डिस्टेंस से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये हम लिख दें मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो किसके सामने मोमेंट वर्ड आया है? मोमेंटम के। इसका क्या मतलब हुआ कि मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात ये समझ रहे? इसी का दूसरा नाम होता है एंगुलर मोमेंटम। इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो अब बताओ, एंगुलर मोमेंटम को जनरली एल से डिनोट करते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, यही तो होना चाहिए। डिस्टेंस का क्या लिखते हैं? एल। मोमेंटम का एम एल टी माइनस वन। क्या बन जाएगा ये? एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किससे मैच करता है, किसके इक्वल होता है? प्लैंक कांस्टेंट के। किससे? प्लैंक कांस्टेंट के। तो सेम डायमेंशन होता है प्लैंक कांस्टेंट का। प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। कुछ भी लिखो डायमेंशन के लिए, चाहे डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट, एल ही लिखना है। ठीक, तो यहां पे कुछ भी लिख दो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख दो। हम यहां पे केवल डायमेंशंस के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब देखो, एक वर्ड यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। किसको किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए? फोर्स और डिस्टेंस को। तो क्या इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं? इसको हम और भी नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं टॉर्क। इसको टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहते हैं। तो इसका डायमेंशन टॉर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा डिस्टेंस इनटू फोर्स। इनके डायमेंशंस लिख दो। तो एल फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ये टॉर्क का डायमेंशन होता है। फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं कपल। ये क्या होता है? क्या होता है, कोई बताएगा? चलो, इसकी यूनिट कोई बताएगा? किसी को इसकी यूनिट नहीं आती? बता दो, इसकी यूनिट किसी को भी नहीं आ रही? देखो, कपल इज नथिंग बट फोर्स, बट कपल मतलब दो फोर्स। किसी बॉडी पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लग जाए तो इनको कपल कहते हैं। खास बात क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट। ऐसे कॉम्बिनेशन या पेयर ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? कपल। यदि किसी के ऊपर कपल लगता है तो ये बॉडी को घुमा देता है,
और वो फोर्स जो बॉडी को घुमाए उसी को टॉर्क कहते हैं। तो कपल का भी एक मोमेंट होता है, मतलब कपल भी एक टॉर्क बनाता है। तो कपल के सामने यदि मोमेंट वर्ड लगा दें तो क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल, वो भी क्या होगा, टॉर्क। तो कपल फोर्स होता है और मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क होता है। तो ये फोर्स होता है, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 जो फोर्स का होता है, और मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल ये टॉर्क हो जाता है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। देखो अप टू लॉज ऑफ मोशन, और कोई फिजिकल क्वांटिटी याद आ रही है जो हमसे छूटी हो, अप टू लॉज ऑफ मोशन, हाँ वर्क का इसके जैसा होगा। अप टू लॉज ऑफ मोशन कोई और क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हम ना लिखे हो, कुछ याद आ रहा है? कोई फ्रिक्शन फोर्स होता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायमेंशन फोर्स का होगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोई पूछे तो डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका रेशियो होता है, फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी हो गई, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, फोर्स फोर्स का रेशियो, तो ये कैसी हो गई, डायमेंशनलेस हो गई। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है। और फ्रिक्शन फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, जो फोर्स का होगा। फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट फोर्स, जितने फोर्स होते दुनिया में सबके डायमेंशंस सेम। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, अपथ्रस्ट फोर्स, बायोंसी फोर्स, ये सब क्या है, फोर्स है, और सबका डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायमेंशन, टेंशन का डायमेंशन, अपथ्रस्ट फोर्स का डायमेंशन, विस्कस फोर्स का डायमेंशन, जितने फोर्स है सबका डायमेंशन यही होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लिस्ट लिखी है आगे, मुझे लगता है कि इस स्लाइड में होनी चाहिए। देखो ये सारी क्वांटिटी के डायमेंशन एक ही होते हैं, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एस्केप वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, सब का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी है। तो इसमें से कोई भी आ जाए सब वेलोसिटी है। इसी तरीके से देखो एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इन सब का डायमेंशन एक ही होगा, ठीक है। आगे हम लिखेंगे तो इनका ये कैसे एक्सेलरेशन होता है ये आपको पता भी चल जाएगा। मोमेंटम और इंपल्स अभी लिखा हमने कि नहीं, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स कहते हैं, सबके डायमेंशन सेम होते हैं। ऐसे फोर्स इतने सारे हैं, सबका डायमेंशन क्या होता है, फोर्स। इसमें कुछ हमने मतलब याद नहीं आया उस समय तो नहीं भी लिखा होगा, जैसे फोर्स, टेंशन, सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, वेट, थ्रस्ट, अपथ्रस्ट, विस्कस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लॉरेंट फोर्स, रेडिएशन फोर्स, सबका डायमेंशन क्या है, फोर्स। इसमें से कुछ भी है सबका डायमेंशन क्या लिखना है, फोर्स का ही लिखना है।
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, वेवलेंथ, रेडियस ऑफ गायरेशन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, सबका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का, क्योंकि ये सब लेंथ की यूनिट है कि नहीं, सब लेंथ होगा। ऐसे ये एनर्जी वाले हैं, तो ये आप रीड करना, इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो मोमेंट ऑफ कपल, कपल क्या होता है? फोर्स, किसी बॉडी पे दो फोर्स लगे एक साथ और उनकी खास बात क्या होनी चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? कपल। कपल का मतलब दो, एक इधर से फोर्स लगा एक इधर से लगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। यदि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हुआ तो ये कपल नहीं बनाते। कपल बनाने के लिए मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आगे रोटेशन में हम कपल पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने कहां तक देख लिया था? मोमेंट ऑफ कपल तक देख लिया। लॉज ऑफ मोशन तक के सारे फिजिकल क्वांटिटी हमने लिख लिए हैं। लॉज ऑफ मोशन के बाद कौन सा चैप्टर आता है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो अब चैप्टर वाइज नाम लिखो, जिससे थोड़ी चैप्टर वाइज क्वांटिटीज आपको याद हो। लिखो वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। चैप्टर का नाम वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर में देखो पहला टर्म आपको वर्क पता होना चाहिए। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स इंटू डिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले हमने कहीं लिखा था मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन होगा वही वर्क का होगा। तो इसका डायमेंशन आप निकाल दो, फोर्स mL(T-2) इंटू डिस्टेंस mL²T-2। तो वर्क और टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। देन एनर्जी, इसका भी डायमेंशन किसके इक्वल होता है? वर्क के। इसका भी डायमेंशन किसके इक्वल होता है? जैसे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में डायमेंशन हम निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे? हाफ mv²। आप निकालोगे यही आंसर आ जाएगा। तो वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन एक ही होता है। जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का होता है, और वही और किसका? टॉर्क का भी वही होता है। और ये सब mL²T-2 होते। अब एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, जितने भी रेडिएशन एनर्जी, जितने भी एनर्जी आप जानते हैं सबका डायमेंशन एक ही होगा। क्या होगा? mL²T-2, सारे एनर्जी का। तो हमने देखा वर्क, एनर्जी, और अब पावर देखते हैं। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो वर्क का डायमेंशन पता है, टाइम का पता है, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? करो, जल्दी से करो। mL²T-2 डिवाइडेड बाई टाइम mL²T-3, ये पावर। इसी चैप्टर में हम फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी पढ़ते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? F = kx। ये k जो है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k = क्या हो जाएगा? F बाई डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? F बाई डिस्टेंस।
f बाई डिस्टेंस। इसका मतलब f का डायमेंशन m l t माइनस टू अपॉन डिस्टेंस का डायमेंशन l l l कैंसिल, क्या आ जाएगा m t पे पावर माइनस टू, m t पे पावर माइनस टू। किसका डायमेंशन है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन है। क्या ये बात समझ में आई? वर्क एनर्जी पावर में कोई और फिजिकल क्वांटिटी याद आ रहा है? कोलिजन से रिलेटेड कोई क्वांटिटी है जो अभी तक ना पढ़ा हो हमने? एक क्वांटिटी है, किसी को याद आ रहा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नाम सुना? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई से डिनोट करते। इसका फॉर्मूला किसी को पता है? ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ऊपर भी रिलेटिव वेलोसिटी, नीचे भी रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन एल टी माइनस वन, और यहां पे भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशन लेस होता है। m0 l0 t0। तो वर्क एनर्जी पावर तक हमने सारी क्वांटिटी आपको बता दी। उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है? रोटेशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो नेक्स्ट चैप्टर लिख दो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कर लिया, नोट कर लिया? देखो रोटेशन में हम ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम लेते हैं या यूज करते हैं। पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डायमेंशन आपको आता है? हमने कर लिया। एंगुलर वेलोसिटी, ये भी कर लिया। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी कर लिया। फिर टॉर्क, ये भी कर लिया हमने। एंगुलर मोमेंटम इसी चैप्टर में आता है, एंगुलर मोमेंटम कर लिया। किसके इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम का? प्लैंक कांस्टेंट के। और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालते कैसे? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो m l t माइनस वन इंटू एल क्या बन जाएगा? m l स्क्वायर t माइनस वन। किसका? एंगुलर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम का क्या होता है? m l t माइनस वन। इंपल्स किसको बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम को या लीनियर मोमेंटम को। तो एंगुलर इंपल्स किसको बोलना चाहिए? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को बोलना चाहिए कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्या कहलाता है? एंगुलर इंपल्स। और लीनियर मोमेंटम का चेंज इंपल्स। इसका मतलब कोई एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आपको याद है
बट किसी ने आपसे एंगुलर इंपल्स का डायमेंशन पूछ लिया, तो आपको याद होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन, सॉरी, एंगुलर impulse is also equal to change in angular momentum. Change in angular momentum is also called angular impulse. क्या ये बात समझ गए? जो इसका डायमेंशन वही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, और जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन वही एंगुलर इंपल्स का डायमेंशन. क्या ये बात समझ गए? तो हम एंगुलर इंपल्स यहां पे लिख दे रहे हैं, एंगुलर impulse, it is change in angular momentum, change in angular momentum. तो एंगुलर इंपल्स का डायमेंशन क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, क्योंकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. इसका डायमेंशन तो आपको पता ही है क्या होगा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 1. तो इसका भी डायमेंशन यही होगा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 1. तो देखो 6 क्वांटिटी रोटेशन से रिलेटेड अभी तक हमने लिख दिया, ठीक है. अब 7th क्वांटिटी लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको आई से डिनोट करते हैं और डायमेंशन के लिए इसको लिख सकते हैं मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर. टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है कि नहीं? टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर लो, टॉर्क का डायमेंशन मिल जाएगा. एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? टी माइनस 2. क्या होता है? उसमें आई का डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, दैट इज कॉल्ड टॉर्क. होगा कि नहीं? तो आई अल्फा इज टॉर्क. आई और अल्फा के डायमेंशन का प्रोडक्ट करो, टॉर्क का डायमेंशन मिल जाता है. और ये फॉर्मूला भी हम रोटेशन में यूज करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. जो फोर्स का काम होता है लीनियर मोशन में, वही काम टॉर्क का रोटेशन में. जो मास का काम लीनियर मोशन में, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम रोटेशन में. और जो लीनियर एक्सेलरेशन, वही एंगुलर एक्सेलरेशन. तो F इक्वल टू एम ए. तो F यहां पे रोटेशन में किससे रिप्लेस होगा? टॉर्क से. M किससे रिप्लेस होगा? I से. और एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन से. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशन. रोटेशन में न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. और लीनियर मोशन में क्या होता है? F इक्वल टू एम ए. क्या ये बात समझ गए? तो रोटेशन में यही क्वांटिटीज है जो हम यूज करते हैं. बाकी जो यूज करते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का. वो तो हमें आता ही है. तो रोटेशन में कोई और स्पेशल टर्म नहीं है, यही सारे टर्म हैं, ठीक है. इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है? ग्रेविटेशन. लिखो ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन. देखो ग्रेविटेशन में हम कौन कौन सी क्वांटिटीज को पढ़ते हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स
क्या फॉर्मूला लिखते हैं? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का m l t माइनस टू, फोर्स है तो m l t माइनस टू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हम g का डायमेंशन यहां से निकाल सकते हैं। g इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? f इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? तो g इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट कोई पूछे तो क्या बताओगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट होती है। समझ में आया कैसे बना है? डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन बता दो। एम एल टी माइनस टू लेंथ के स्क्वायर का और मास के स्क्वायर का। इसको सिंप्लीफाई कर लें, करो सब लोग इसको सिंप्लीफाई। m माइनस वन एल पे पावर 3 t माइनस टू, दैट्स करेक्ट। m माइनस वन एल 3 t माइनस टू, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एसआई यूनिट भी याद रखना। क्या होगी एसआई यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। तो क्या जूल मीटर पर केजी स्क्वायर भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर था तो हमने न्यूटन मीटर इंटू मीटर लिख दिया। न्यूटन मीटर की जगह क्या लिख दिया? जूल। तो जूल मीटर अपॉन केजी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते। थर्ड क्वांटिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या डायमेंशन होगा जो एक्सेलरेशन का होता है? क्या होता है? एल टी माइनस टू। फिर इसके बाद एक टर्म यूज करते हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये होता है फोर्स बाय मास। और फोर्स बाय मास क्या एक्सेलरेशन भी होता है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा कि नहीं? क्योंकि फोर्स बाय मास, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन मास, मास मास कैंसिल, एल टी माइनस टू। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स बाय मास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स बाय चार्ज। क्या होती है? फोर्स बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय चार्ज, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये बात समझ गए। बट मैग्नेटिक में थोड़ा दूसरा होता है। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो आप बी कहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। जिसको आप बी बी बोलते हैं ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों एक ही चीज होती है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये चल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो भी हम F बाई चार्ज करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोले तब भी फोर्स बाई चार्ज करेंगे। लेकिन मैग्नेटिज्म में ये नहीं चलता, तो वहां पे हम पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय चार्ज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये एनर्जी है तो डायमेंशन भी एनर्जी का ही होगा। क्या होना चाहिए? जो एनर्जी का डायमेंशन होता है, कितनी होती है एनर्जी की डायमेंशन? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इसका भी डायमेंशन यही होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि ये एनर्जी है। फिर हम एक वर्ड पढ़ते हैं यहां पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो सिमिलरिटी है बहुत ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या होगा इसका डायमेंशन? एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। कैसे निकाला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछे तो कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी का तो यही होगा, बस नीचे चार्ज वहां पे लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ग्रेविटेशन, यहां तक की फिजिकल क्वांटिटी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी है। और कोई टर्म? यही टर्म यूज करते हैं ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशन तक के सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस आपने कर लिए। ग्रेविटेशन में कौन कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं एटलीस्ट उनके नाम पता चल गए, और उनका थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला। अब इसमें आगे नेगेटिव लगाना होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, वो सब जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हमने डायमेंशंस के लिए लिखा है, तो एक रफ आइडिया आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में यहां से हो गया। ठीक है। ग्रेविटेशन के बाद इलास्टिसिटी लिखो, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी यहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रेस। ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या डायमेंशन निकाल सकते हैं हम? फोर्स का भी पता, एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वेयर, मीटर इंटू मीटर। तो स्ट्रेस का क्या आएगा? एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये प्रेशर होता है। अब स्ट्रेस तीन तरीके का होता है, किसी को याद है? एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक या नॉर्मल स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। आप यहां वॉल्यूम स्ट्रेस भी लिख सकते हैं।
और एक होता है shear स्ट्रेस। ये सारे स्ट्रेस हैं तो सबका डायमेंशन यही होगा जो स्ट्रेस का होता है। इसका मतलब इसका भी डायमेंशन m l-1 t-2, इसका भी डायमेंशन m l-1 t-2, इसका भी डायमेंशन m l-1 t-2। तो सारे स्ट्रेस का डायमेंशन एक ही होता है और तीन तरीके का स्ट्रेस होता है। कौन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल एंड shear स्ट्रेस। फिर इसके बाद एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रेन। नाम सुना है ना, स्ट्रेन। तो सेकेंड टर्म लिख दो। स्ट्रेन ये क्या होता है? लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल चेंज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन। शेप में चेंज अपॉन ओरिजिनल शेप, shear स्ट्रेन। डायामीटर में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, लेटरल स्ट्रेन। तो क्या सेम क्वांटिटी का रेशियो है? तो कैसी क्वांटिटी ये होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ये डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0। और कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन, shear स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शेप चेंज से रिलेटेड है ये। और ये चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। और सबके इन सब ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं, m0 l0 t0। कोई भी स्ट्रेन आप लिखोगे सब डायमेंशनलेस होगा। फिर यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम ई से डिनोट कर दे रहे हैं और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब बताओ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता ही नहीं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन वही होता है जो स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? यंग्स मॉड्यूलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करेंगे तो यंग्स मॉड्यूलस मिलेगा। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन करेंगे तो बल्क मॉड्यूलस मिलेगा। shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मिलेगा या shear मॉड्यूलस मिलेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और सबका डायमेंशन क्या होगा? स्ट्रेस के इक्वल होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको हम अगले पेज पे लिख देते तीनों के नाम। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप की हो गई। एक होता है यंग्स मॉड्यूलस,
यंग्स मॉड्यूलस, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। एक हो गया बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। और एक हो गया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम ईटा से डिनोट कर देते हैं, या शेयर मॉड्यूलस भी इसको बोलते हैं। इन सबके डायमेंशन वही होते हैं जो स्ट्रेस के होते हैं, इन सबके डायमेंशन वही होते हैं जो स्ट्रेस के होते हैं। m l-1 t-2, m l-1 t-2, m l-1 t-2। ये ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये एक लॉ भी होता है, हुक्स लॉ, नाम सुना? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ, लेकिन तभी तक जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट रहे। यदि आप स्ट्रेस को डबल करो, स्ट्रेन डबल हो जाए, तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट होता है, तब तक इस रेशियो को हुक्स लॉ कहते हैं। और जब ये कांस्टेंट नहीं रहता, तो हम कहते हैं नाउ हुक्स लॉ इज नॉट फॉलोड। आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा पहले, और फिर कुछ ऐसे। यहां तक देखो, स्ट्रेस इधर, स्ट्रेन इधर, ये सीधी लाइन है। इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, तो यहां तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। इसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। इसका मतलब इस रीजन को इलास्टिक रीजन कहते हैं ग्राफ का। कौन सा रीजन? इसका मतलब मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। इस रीजन को प्लास्टिक रीजन कहते हैं। इसका मतलब मटेरियल अब क्या बन गया? प्लास्टिक बन गया। प्लास्टिक की खास बात क्या होती है? उसको खींच के छोड़ दो, वैसे पड़ी रहेगी। और इलास्टिक की खास बात क्या होती है? उसको खींच के छोड़ दो, अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। तो यदि आप इस रीजन में कहीं हैं, तब तो बॉडी कैसे बिहेव करेगी? लाइक इलास्टिक। और इस रीजन में आ गए तो कैसे बिहेव करेगी? प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगी। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो ये किसके बीच का ग्राफ होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का। जब तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तब तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, और उसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। एक होता है लेटरल स्ट्रेन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाम सुना है? व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो लें तो एक कांस्टेंट मिलता है, उसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? तो रेशियो भी कैसा आएगा? इसका मतलब पॉइजन्स रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता। इस चैप्टर में एक वर्ड आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या डायमेंशन होना चाहिए इसका? एनर्जी का
एनर्जी का, क्या होना चाहिए, एनर्जी का। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इस चैप्टर में एक और टर्म यूज करते हैं, उसका नाम होता है टॉर्जनल कांस्टेंट या टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। कितने लोगों ने नाम सुना है, किसी ने नहीं सुना है। टॉर्जनल कांस्टेंट या टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इस वर्ड का यूज या इस वर्ड का नाम इलास्टिसिटी में और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नाम सुना है, वहां पे भी इसका यूज होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब कॉइल को हैंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर मटेरियल यूज किया जाता है, याद है कौन सा मटेरियल, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। कौन सा, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। क्यों यही मटेरियल हमने यूज किया, क्योंकि इसका टॉर्जनल कांस्टेंट बहुत कम होता है। क्यों यूज किया, क्योंकि इसका टॉर्जनल कांस्टेंट बहुत कम होता है। तो टॉर्जनल कांस्टेंट दो जगह पे यूज होता है, तो ये भी लिख देते हैं हम, टॉर्जनल कांस्टेंट। ये हमने सारे बैचेज में नहीं बताए, केवल आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, सारे बैचेज में नहीं बताए। टॉर्जनल कांस्टेंट ये होता है, एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। सी इज कॉल्ड टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट का दूसरा नाम होता है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, ऐंठन, रस्सी में ऐंठन पड़ती है उसको ट्विस्ट बोलते हैं। टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, सी, ये टॉर्जनल कांस्टेंट है या टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है। इसका डायमेंशन क्या निकाल सकते हैं हम, टॉर्क का डायमेंशन अपॉन थीटा का डायमेंशन। थीटा तो हमने देखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही थीटा है। क्या होता है इसका डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन डायमेंशनलेस होती है ना, तो सी का डायमेंशन किसकी इक्वल आ जाएगा, टॉर्क के, आ जाएगा कि नहीं। तो टॉर्जनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिख देना एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखो घर में जाके कोई इसको रटेगा नहीं, यदि आप रटेंगे कभी याद हो पाएगा नहीं। बस डेली, एक हफ्ते तक डेली एक बार पढ़ना है कि ग्रेविटेशन में कौन कौन सी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, उनका थोड़ा रफ आइडिया। इलास्टिसिटी में हम कौन कौन सी क्वांटिटी पढ़ते हैं, उनका थोड़ा रफ आइडिया, ये आपको होना चाहिए। तो इलास्टिसिटी तक हमने सारी क्वांटिटी ऑलमोस्ट बता दी है। एक उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है, फ्लूइड वाला आता है कि नहीं, तो लिख दो लिक्विड, लिक्विड वाला चैप्टर देख लेते हैं। यहां पे एक तो फिर से प्रेशर का वर्ड, प्रेशर वर्ड इस चैप्टर में आता है, जो कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, सबको पता है इसकी डायमेंशन। दूसरा डेंसिटी का नाम आता है, क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम इज l क्यूब, सो m l माइनस 3, ये डेंसिटी का डायमेंशन होता है। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो दोनों डेंसिटी का रेशियो ही होगा, तो डायमेंशनलेस होगा। रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ये डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, बट रिलेटिव वेलोसिटी डायमेंशनलेस नहीं होती। रिलेटिव वेलोसिटी डायमेंशनलेस नहीं होती, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, लिखते हैं कि नहीं? तो रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालते हैं तो दो वेलोसिटी का डिफरेंस लेते हैं, इसलिए डायमेंशन आता है। और रिलेटिव डेंसिटी जब निकालते हैं तो दो डेंसिटी का रेशियो लेते हैं। रेशियो लेने में यूनिट क्या हो जाती है? कैंसिल, या डायमेंशन क्या हो जाता है? कैंसिल। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा। फिर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसको हम एस से डिनोट कर दें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ या फिर एनर्जी अपॉन एरिया, दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं। एनर्जी अपॉन एरिया, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ से भी निकालते हैं और एनर्जी अपॉन एरिया से भी निकालते हैं। किसी से भी डायमेंशन निकाल सकते हो आप, निकाल लो। चाहे आप एनर्जी अपॉन एरिया से डायमेंशन निकालो या फोर्स अपॉन लेंथ से, दोनों से सेम आंसर आएगा। कितना आ रहा है? mt माइनस 2। और ऐसा डायमेंशन किसी और का भी आ चुका थोड़ी देर पहले। किसका? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब सरफेस टेंशन का डायमेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। कभी भी पूछा जा सकता है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? तो स्प्रिंग कांस्टेंट। बार बार पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, तो बिना कैलकुलेशन के आप टिक करके आ जाएंगे। ये बात समझ गए? इसके बाद और कोई क्वांटिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम सुना? इसी चैप्टर में आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट टर्म लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से टोटल 9 क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिट डायमेंशन को लेके देखा जाए तो कौन से 9 क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम आपको बताने चल रहे हैं। पहले तो ये बताओ, जब हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने बोला तो क्या मतलब इसका समझ में आया? फोर्स। चलो अब हम बताते हैं। घर में एक बॉटल लो पानी का, ठीक है, और एक बॉटल टोमेटो सॉस का। दोनों का ढक्कन ओपन कर दो और उलट दो। कुछ फर्क दिखेगा? क्या फर्क दिखेगा? पानी तुरंत गिर जाएगा, टोमेटो सॉस धीरे धीरे गिरेगी। ये जो फर्क आया है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। इसका मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हाई है उसका फ्लो स्लो होगा। आपको स्विमिंग पूल हो, नी तक पानी भरा हो और दौड़ने के लिए कह दिया जाए, और टोमेटो सॉस का पूल बना दें और नी तक भर दें और दौड़ने के लिए कह दी जाए, किस में ज्यादा दिक्कत होगी? टोमेटो सॉस वाले में। क्यों? विस्कोसिटी हाई है। इसका मतलब जिसका विस्कोसिटी हाई होगा वो खुद भी कम फ्लो करेगा और उसमें यदि कोई चलना चाहेगा तो उसको भी अपोज करेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक तरीके से फ्रिक्शन की तरह बिहेव करेगा। फ्रिक्शन का भी तो काम यही है कि जब उसके ऊपर कोई चलता है तो उसको क्या करता है? वो अपोज करता है। तो ये भी अपोज करता है। जिस फोर्स से यह अपोज करता है उसी का नाम विस्कस फोर्स होता है। जिस फोर्स से ये किसी को अपोज करता है उसी का नाम विस्कस फोर्स होता है। तो विस्कस फोर्स जनरेट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। जिसमें विस्कोसिटी नहीं है उसमें विस्कस फोर्स नहीं होगा। वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम मानते हैं हम, इसलिए हम मानते हैं वाटर कोई ज्यादा विस्कस फोर्स अप्लाई नहीं करता। हमारे ब्लड की विस्कोसिटी होती है, इसीलिए जो ओल्ड लोग हैं पानी ज्यादा देर तक ना पिए तो उनके ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ सकती है, और विस्कोसिटी बढ़ने से फ्लो कम हो जाएगा। तो जो पतली आर्टरीज या वेन्स हैं उनमें ब्लड का चलना डिफिकल्ट होगा, तो हार्ट में भी कम ब्लड जाएगा,
और हार्ट को काम करना तो ऑक्सीजन चाहिए। किससे ऑक्सीजन लेता है? ब्लड से। तो जब हार्ट को कम ब्लड मिला तो कम ऑक्सीजन भी मिला, तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए ब्रीदिंग को बढ़ा देगा, तो आपकी सांस फूलने लगेगी, तेजी से सांस लेंगे आप, जल्दी जल्दी, जिससे ऑक्सीजन जाए और हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहे। जब ऐसे लोग थोड़ा बैठते हैं, पानी पी लेते हैं, तो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता है। ऐसे लोगों को डॉक्टर क्या बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहना चाहिए। वैसे सबको पीते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन होना जरूरी है। जो ब्रेन है उनमें जो नलियां होती बहुत पतली होती हैं, तो बहुत थिकनेस से ब्लड का हो जाए तो दिक्कत भी कर सकती है। इसीलिए ब्लड थिनर दिया जाता है, दवाई आती है, वो दवाई क्या कर देती है? ब्लड की विस्कोसिटी को कम कर देती है, तो फ्लो अच्छा हो जाता है। तो विस्कोसिटी जब कोई बोले तो आप समझ जाओगे, जब आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जैसे एम्स दिल्ली, तो वहां पे एक टॉपिक होता है बायोफिजिक्स। वहां पे ये विस्कोसिटी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई जाएगी आपको कि ब्लड फ्लो में इनका क्या रोल होता है, ब्लड प्रेशर जनरेट करने में इनका क्या रोल होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसमें भी विस्कोसिटी का रोल होता है। ऑर्डिनरी मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ये सब कुछ वहां नहीं बताते। जो अच्छे मेडिकल कॉलेज है वहां पे बायोफिजिक्स भी बताई जाती है कि जो आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो वो क्यों आया है, क्या कमियां होंगी तो कैसा ब्लड प्रेशर आपको मिलेगा, ये सब डिटेल में पढ़ाया जाता है। और सबके रीजन अलग अलग है, सब में फिजिक्स लगती है, इसीलिए फिजिक्स पढ़ाई जाती है। कभी कभी दिमाग में आता है ना कि डॉक्टर बनना फिजिक्स की जरूरत क्या है? बहुत जरूरत है। जब आपके पास कोई पेशेंट आए तो कभी कभी डॉक्टर ऐसे पेट पे ऐसे ऐसे टैपिंग करते हैं कि नहीं? जब ट्रेन पे आप बैठ के जाते हो और ब्रिज पे ट्रेन जाती है तो आवाज बदल जाती है कि नहीं? क्योंकि ब्रिज के नीचे हवा है, हवा वाइब्रेट करेगी, ब्रिज वाइब्रेट करेगा, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की और एयर की मैच करेगी, ज्यादा साउंड सुनाई पड़ेगी, रेजोनेंस होगा। ऐसे आपके पेट में यदि एयर आ जाए तो जब डॉक्टर ऐसे करेंगे तो जब नीचे एयर होगी तो साउंड अलग आएगी कि नहीं? और सॉलिड होगा तो अलग आएगी। तो डॉक्टर को बाय एक्सपीरियंस ये पता होता है कि नॉर्मली कैसा आता है, और एयर भर जाए तो साउंड की क्वालिटी बदल जाएगी। तो उनको क्या लगेगा कि पेट में एयर भर गया। अब एयर क्यों आता है ये सब उनको रीजन पढ़ा रहता है, तो उन्हीं कॉज में से वो सोचते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, तो हिस्ट्री से थोड़ा सा वो क्या करते हैं, आपका डायग्नोसिस बना लेते हैं और आपको प्रॉपर दवा दे देते हैं, सही हो जाता है। तो फिजिक्स का रोल हर जगह पे है। विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन लिखने के लिए स्टोक ने एक फॉर्मूला दिया था, F = 6 पाई ईटा आर वी। F = 6 पाई ईटा आर वी। ये ईटा कोएफिशिएंट विस्कोसिटी है, 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है। तो जब डायमेंशन लिखना है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ईटा = क्या लिख सकते हैं? F/r × v। सबके डायमेंशन पता है कि नहीं? r का मतलब रेडियस, रेडियस का डायमेंशन लेंथ, वेलोसिटी Lt-1, फोर्स mL-T-2, सबका डायमेंशन पुट करके सॉल्व करो। सॉल्व करो, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। सबकी कॉपी में लिखा होना चाहिए इसका डायमेंशन। यही ठीक। mL-T-2 अपॉन L/T-1। ये L कैंसिल, बट एक L बच गया, ये ऊपर जाएगा L पे पावर -1, तो mL पे पावर -1, T पे पहले से -2 है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या आया? mL-1 T-1। वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, mL-1 T-1। अब देखो इसकी SI यूनिट यदि बनानी हो तो न्यूटन, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? मीटर अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा,
मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं इसकी यूनिट, मीटर अपॉन सेकेंड। तो सेकेंड कहां जाएगा, ऊपर, मीटर और मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या लिखें, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर फोर्स अपॉन एरिया लिखा है। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो क्या ये पास्कल सेकेंड भी लिखा है, तो इसको हम पास्कल सेकेंड भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, पास्कल सेकेंड। यहां से यूनिट एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यहां से यूनिट बनाओगे तो क्या मिलेगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड बनेगा कि नहीं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर पर सेकेंड। क्यों, यहां पे लिखोगे मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा कि नहीं, तो न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। और ये मीटर क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक लिखा है ये, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डेकापॉइस, क्या बोलते हैं, डेकापॉइस बोलते हैं। इन्हीं को कहते हैं डेकापॉइस, डेकापॉइस। कितनी यूनिट हो गई, 1 2 3 4। इसी को बोलते हैं पॉइजलीज, क्या बोलते हैं, पॉइजलीज। अभी लिखना नहीं है, पॉइजलीज इक्वेशन करेंगे तो वहां पे फिर से बताएंगे, इतना ज्यादा लिख लोगे कि याद ही नहीं कर पाओगे। न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकेंड, डेकापॉइस, पॉइजलीज, केजी पर मीटर पर सेकेंड। ये सब एसआई यूनिट किसके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। और दो सीजीएस यूनिट, एक पॉइस और दूसरा यहां पे क्या लिखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड को ही पॉइस कहते हैं। तो दो और हो गई, कितनी यूनिट हो गई, 1 2 3 4 और 2 6, 6 यूनिट। और एक डायमेंशन 7 और एक पॉइजलीज भी होता है यूनिट। 8 क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं यूनिट और डायमेंशन को लेकर के, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी से नोट करो। न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल सेकेंड, इसी को केजी पर मीटर पर सेकेंड, इसी को डेकापॉइस, और ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर पॉइस, ये दोनों सीजीएस यूनिट होते। नोट कर लिया। तो फ्लूइड्स में और कोई फिजिकल क्वांटिटी, बाकी तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वेलोसिटी होती है, तो बाकी सबका तो आपको पता ही है। रेनॉल्ड नंबर, नाम सुना है ना, रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस होता है, लिख दो कहीं पे, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस। तो लिक्विड में मुझे लगता है कि सारे ऑलमोस्ट सारे क्वांटिटी का जितना अभी तक मुझे याद आ रहा है मैंने सबको बता दिया। एक आध कोई छूट रही हो आप लोग बताओ, नहीं, ठीक है, अभी जितना याद है ठीक है। अब लिखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें देखो हीट एनर्जी,
थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इन सबका डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन होगा। अब हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी में फर्क होता है, वो फर्क क्या है यहां पे अभी नहीं बता रहे, बट हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म यूज करते हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस से डिनोट कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो कैलोरीमेट्री में जब आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे टेम्परेचर चेंज निकालने के लिए? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा यूज करते थे कि नहीं? एस यही है, तो Q इज हीट एनर्जी, Q का मतलब हीट एनर्जी, M मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशन वही होगा जो टेम्परेचर का होगा। S का डायमेंशन हमें निकालना है, तो हीट एनर्जी अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर दोनों का डायमेंशन एक ही होगा, सबके डायमेंशंस लिख दो, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एम थीटा, सो एम कैंसिल, एम जीरो एल टी माइनस टू थीटा माइनस वन। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन हो गई। इसकी यूनिट क्या लिखोगे? एसआई यूनिट, जूल पर केजी पर केल्विन। क्या होगा? जूल पर केजी पर केल्विन। और हीट थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यूनिट यही लिख देना कहीं पे, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। ये एसआई यूनिट होती है हीट कैपेसिटी की, जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी आप ये याद रखो कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी। किसी बॉडी को हम हीट दें, जैसे मान लो आपके पास एक ईंटा है, ईंटा तो देखा ही होगा, उसको आग में रख दें तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है कि नहीं? वो कितना गर्म होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये यदि स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो कम गर्म होगा, और स्पेसिफिक हीट कम होगी तो ज्यादा गर्म होगा। यदि हीट कम दो आप, हीट बराबर दो, तो ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब जिसका ये बड़ा होगा उसका ये छोटा होगा। तो जैसे कि आप मूंगफली भूनते हैं, लोग ठेले पे लगा के मूंगफली भूनते हैं, किसका यूज करते हैं? सैंड का करते हैं कि नहीं? क्योंकि सैंड की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, थोड़ी ही हीट देंगे वो बहुत गर्म हो जाती है, तो उसमें मूंगफली भूनना इजी है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तुरंत भून जाएगी। यदि आप ऐसी कोई चीज यूज करते हैं, जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है, इसका लो वाटर को बहुत ज्यादा हीट दोगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा हीट दोगे टेम्परेचर कम बढ़ेगा। इसीलिए जो सी के किनारे सिटी होते हैं वो ना तो बहुत गर्म होते हैं और ना ही बहुत ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि सन जब दिन में आके वाटर के ऊपर पड़ता है तो वो धीरे धीरे एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, बट वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता।
और जब सनसेट हो जाता है तो वो धीरे धीरे एनर्जी को, पूरी रात एनर्जी को धीरे धीरे रेडिएट करेंगे। तो पूरी रात गर्म रहेगी, सैंड जैसे हीट पड़ी गर्म हो जाएगी खूब, और जैसे सनसेट हुआ सारी हीट तुरंत रेडिएट कर देगी। तो जो जल्दी से हीट एक्सेप्ट कर ले और जल्दी से हीट रिलीज कर दे उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा, और जो धीरे धीरे एक्सेप्ट करे और धीरे धीरे रिलीज करे उसकी स्पेसिफिक हीट हाई होगी। तो हमें हाई स्पेसिफिक हीट वाला मटेरियल क्या करने के लिए चाहिए, जहां पे टेम्परेचर, हीट देने से टेम्परेचर में ज्यादा चेंज ना करवाना हो, वहां पे कैसे मटेरियल को यूज करेंगे, हाई स्पेसिफिक हीट वाले को। और जहां पे थोड़ी हीट देने से टेम्परेचर बहुत बढ़ाना हो हमें, वहां पे कैसे मटेरियल का यूज करेंगे, लो स्पेसिफिक हीट वाला। तो जो मूंगफली वाले होते हैं वो थोड़ा कोयला जलाएं, सन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, ये उनके लिए फायदेमंद है कि नहीं, इसलिए वो बालू का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। थोड़ा ही कोयला जलाते हैं वो इमीडिएटली बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो मूंगफली उसमें डालते हो तुरंत रोस्ट हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो स्पेसिफिक हीट यही चीज डिसाइड करती है कि किसी बॉडी को हम हीट दें, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा या धीरे धीरे बढ़ेगा। जल्दी किसका बढ़ेगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, और धीरे धीरे किसका बढ़ेगा, ज्यादा होगी। वाटर की स्पेसिफिक हीट हम ज्यादा मानते हैं। हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसी का बोला जाए तो रेडॉन। रेडॉन एक मटेरियल होता है, उसका स्पेसिफिक हीट बहुत हाई। ठीक है, अभी इतना ही याद करो कि स्पेसिफिक हीट होती है, इसके लिए एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर। ठीक, निकाल देंगे। देखो यदि आप वो रटना चाहोगे तो ये इम्पॉसिबल है, बट यदि आप ये ध्यान में रखोगे तो ये पॉसिबल है। तो जो उसको रटेगा वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा, कभी याद नहीं होगा। जो इसको समझेगा, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेगा, वो उसको तुरंत बना लेगा। तो आप इस पे ज्यादा ध्यान दो। उसको रटने के लिए हम नहीं लिखवा रहे हैं, हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि सारी फिजिकल क्वांटिटी एक बार आज देख लो, जिससे हम फिर इनको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे भी, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना भी होता है। तो स्पेसिफिक हीट देख लिया। एक टर्म होता है लेटेंट हीट, नाम तो सुना होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नाम सुना है ना। किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो नेक्स्ट लिख दो लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट लेटेंट हीट एल से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml। इस पे ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू ml। हीट में कहीं Q लिखा जाए उसका मतलब एनर्जी है, हीट में कहीं Q लिखा जाए उसका मतलब एनर्जी है। तो ये क्या है, एनर्जी, ये क्या है, मास, ये क्या है, लेटेंट हीट। तो क्या लेटेंट हीट का डायमेंशन आप निकाल सकते हो, स्पेसिफिक हीट का भी डायमेंशन निकालने के लिए हमने एनर्जी का यूज किया कि नहीं, लेटेंट हीट का भी डायमेंशन निकालने के लिए एनर्जी का यूज करेंगे हम। तो लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन अपॉन मास का डायमेंशन। एनर्जी ml² T-2 अपॉन m L² T-2। अच्छा बताओ, यहां पे आपने नाम सुना होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, किससे डिनोट करते हैं, के से। किससे डिनोट करते हैं, के से। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी नाम सुना है, होती है कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हो तो उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, 3। वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्या नंबर है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नंबर है।
क्या इसका कोई यूनिट है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई डायमेंशन पूछे तो क्या बताओगे? डायमेंशनलेस बोलोगे? लिख दो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायमेंशनलेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायमेंशनलेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायमेंशनलेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायमेंशन, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट करते हैं हम, तो ये डायमेंशनलेस होती है M0 L0 T0। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम लिख देते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KT, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KT। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी डायमेंशन निकालने के लिए एनर्जी का यूज करना पड़ रहा कि नहीं? क्या होगा डायमेंशन? ये एनर्जी है, ये T टेम्परेचर है, ये T क्या है? टेम्परेचर है। तो K एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, mL² T-2 θ-1। mL² T-2 θ-1 किसका डायमेंशन है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन है। ये किसी मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग की एनर्जी होती है। किसी मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग कितनी एनर्जी होती है? हाफ KT। तो मान लो किसी मॉलिक्यूल के पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? F/2 KT। और मान लो ऐसे ऐसे 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 10 F/2 KT। ऐसे ऐसे एक मोल है, तो एवोगाड्रो नंबर इंटू F/2 KT होगा कि नहीं? एवोगाड्रो नंबर और K का प्रोडक्ट गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसके आगे फिर अगले क्लास में बताते हैं हम। आज बस इतना ही।